बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। Deforestation refers to the permanent removal of trees and vegetation from a forested area leading to the conversion of forests into non-forest land। अब आसान वर्डिंग में अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं तो डिफॉरेस्टेशन जब हम लोग एक ज़रखेज़ इलाका जो होता है या हम लोग फॉरेस्ट लैंड जो होती है, जंगली ज़मीन जो होती है, ये जंगल वाली ज़मीन होती है जिस पे घास वगैरह होते हैं, पौधे वगैरह होते हैं, जब हम उनको काट कर एक बंजर ज़मीन, एक बैरन लैंड में तब्दील कर देते हैं, उसको कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। यानी एक फॉरेस्ट लैंड का एक बैरन लैंड में कन्वर्सेशन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। और होता किस वजह से है? इट इज़ प्राइमरी ड्राइवन बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड अकर वर्ल्ड वाइड अफेक्टिंग बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट। दरअसल इसकी जो मेन रीज़न है, जो मेन पर्पज़ है इसका, वो होता है कि लकड़ी को हासिल करना। ठीक है, वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए होता है। कोई फर्नीचर के लिए लकड़ी को काटता है, कोई आग जलाने के लिए काटता है, किसी का कोई और पर्पज़ होता है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। डिफॉरेस्टेशन की जो मेन वजह है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। अब इसके पीछे कॉजेज़ कौन से हैं? कॉजेज़ हम लोग देखते हैं। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन फर्स्ट कॉज इसका। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन में होता है कि ज़मीन जो ज़रायत होती है, इसको बढ़ाने के लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत होती है। स्पेशली जो कैश क्रॉप होती है जिनसे हमें पैसा आता है, जैसे कि सोयाबीन हो गया, पाम ऑयल हो गया, कैटलिंग ग्रेजिंग हो गया, लीड टू द लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। ऐसी फसलों को उगाने के लिए लोग ज़मीन को ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं और ज़मीन को हासिल करने के लिए जो दरख्त होते हैं उनको काटना शुरू करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करें। तो जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन है, ज़रायत को बढ़ाने का एक पर्पज़ जो है, ये भी इसकी वजह बनता है दरख्तों की कटिंग की। नेक्स्ट है हमारे पास लॉगिंग। लॉगिंग का पहले मतलब हम समझ लेते हैं लॉगिंग क्या होता है। लॉगिंग ये होता है कि दरख्तों को काट के उनको डिफरेंट तरह की शक्लों में तराश करना। ठीक है, लॉगिंग अब दरख्तों को काटना लीगल हो या इनलीगल। टिम्बर के लिए होता है कि घरों की तामीर के लिए। वुड प्रोडक्ट्स होता है कि आप लोगों ने उसको जलाने के लिए इस्तेमाल करना है, कोई चीज़ें फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। जब दोनों कोई भी पर्पज़ हो इस तरह का तो हम लोग डिफॉरेस्टेशन की तरफ जाते हैं, लकड़ियों को काटते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रोड्स डेवलप किए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं। अर्बन एक्सपेंशन, शहरी आबादी जो होती है, लोग अब शहरों की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं गांव की निस्बत। तो जब शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं तो अब ज़मीन कम पड़ रही है। तो इसके लिए जो ज़रखेज़ ज़मीन है, जो दरख्त हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है। उनको ख़त्म करके शहरी आबादी को ज़्यादा किया जा रहा है। इंडस्ट्रीज़ तमीर की जा रही हैं, घर बनाए जा रहे हैं, स्कूल्स हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, रोड्स बनाए जा रहे हैं, डैम्स बनाए जा रहे हैं। इन सब जो कामों के लिए, इन सब कामों की कंस्ट्रक्शंस के लिए इस वाटर ट्रीज़ को ख़त्म किया जा रहा है। आगे है जी फ्यूल, वुड एंड एनर्जी। इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर फ्यूल वुड। अब जलाने वाली लकड़ी को हासिल करने के लिए बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनके लिए हम लोग कहते हैं कि जलाने वाली लकड़ी जो है उसको हासिल करने के लिए उसको दरख्तों को काटा जा रहा है। चारकोल प्रोडक्शन, कोयले की प्रोडक्शन, कोयले की पैदावार को इजाफे के लिए इसको ट्रीज़ को काटा जा रहा है। और एनर्जी को जनरेट करने के लिए भी इसको लकड़ी को जलाया जाता है और बायोमास को हासिल किया जाता है। आगे है फॉरेस्ट फायर। अनकंट्रोल्ड फॉरेस्ट फायर ऑफ्टन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल इवेंट्स। कभी कभार ऐसा होता है कि जंगल में आग जो होती है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लग जाती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि नेचुरल इवेंट्स, कभी कभार नेचुरल तौर पर इसको बिजली गिर जाती है दरख्तों पे, तो वो पूरे जंगल में आहिस्ता आहिस्ता एक दरख्त से आग पकड़ती पकड़ती पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो इस तरह से ये हो जाता है, जब जंगल में आग लग जाती है, भले वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो, भले वो नेचुरल इवेंट्स की वजह से हो, तो उसकी वजह से भी जो प्लांट्स हैं उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाता है अगर अल्लाह ना करे ये फॉरेस्ट फायर लगती है तो। अब आगे से कुछ इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स कौन से हैं उसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सबसे मुझे जो लगता है ये सबसे मेन इफेक्ट है कि डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉय हैबिटेट। जो प्लांट जैसे जैसे ख़त्म हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो हैबिटेट जो होते हैं वो बिल्कुल तबाह हो रहे हैं। क्यों? बहुत सारे बहुत सारे प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़ हैं, और ख़ास तौर पे ऐसी स्पीशीज़ जो अभी तक डिस्कवर्ड होनी होती हैं या हुई होती हैं वो भी इसके अंदर ख़त्म हो जाती हैं जैसे जैसे दरख्तों को ख़त्म करते हैं। हम लोग दरख्तों को ख़त्म करते हैं, जो जानवर होते हैं फिर उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, प्लांट जो होते हैं वो कट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। आगे है क्लाइमेट चेंज। ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब
acting as a natural carbon sink. डिफोरेस्टेशन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड एक्सिलरेट ग्लोबल वार्मिंग। अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, हम सब लोग जानते हैं कि जी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो अब्जॉर्ब होती है। अब हमने क्या किया, ट्रीज और प्लांट्स जो है वो काटना शुरू कर दिए हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब नहीं हो रही। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी किधर, जाहिर सी बात है डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जाएगी। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जाएगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। एब्जॉर्ब होगी तो इससे टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। आगे है सॉइल इरोजन। ट्रीज रूट स्टेबलाइज द सॉइल प्रिवेंटिंग इरोजन। अब जो पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जो सॉइल होता है उसको स्टेबलाइज करती हैं और जो कटाव होता है ज़मीन का उसको भी कम करती हैं। विदाउट ट्रीज रेनफॉल कैन वॉश अवे टॉप सॉइल लीडिंग टू द डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी एंड इंक्रीज सेडिमेंटेशन इन रिवर्स। अब जैसे ही हम लोग ट्रीज को कट कर देते हैं, बिना ट्रीज के जो अब बारिश अब आती है, प्लांट्स है नहीं, हमने पौधों को कट कर दिया, ट्रीज को कट कर दिया, तो अब क्या होगा, जो ऊपर वाली तय होगी सॉइल की वो पानी के साथ बह जाएगी और बह के कहाँ जाएगी, रिवर्स में। तो अब ऊपर वाली तय जब बह के रिवर में जाएगी, एक तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, जरखेज़ी कम हो रही है, और दूसरा जो नुकसान हो रहा है वो होता है सेडिमेंटेशन इन रिवर्स। पानी जो है रिवर्स का वो गंदा हो रहा है, जिसकी वजह से मेराइन लाइफ को भी खतरा है। आगे है डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल। Forests play a crucial role in regulating water cycle by promoting rainfall and maintaining watershed. अब फॉरेस्ट जो होता है, जंगलात जो होते हैं, जब जैसे हम लोग जानते हैं ट्रीज ज़्यादा होंगे तो फिर बारिश भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो पानी का बहाव होगा उसके लिए मेंटेनिंग वाटरशेड जो होता है वो होता है कि भाई पानी जो गिरता है उगता है ऊपर से, उसको कहते हैं वाटरशेड। ये वो फॉरेस्ट जो होते हैं ये एक अहम रोल प्ले करते हैं वाटर साइकिल को रेगुलेट करने में और रेनफॉल को ज़्यादा करने में। तो जैसे ही हमने डिफोरेस्टेशन करना शुरू किया, प्लांट्स को काटना शुरू किया, तो इसके ज़रिए क्या हो गया, इसकी वजह से हो गया है कि वह रेनफॉल जो होती है वो रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, और पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो गई है। पानी की अवेलेबिलिटी कम भी हो गई है और जो थोड़ा बहुत पानी बचा है वो भी गंदा होना शुरू हो गया। तो ये हमारे पास कुछ कॉजेज़ थे। अच्छा, एक और थोड़े से आगे हैं सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। अच्छा, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में आता है डिफोरेस्टेशन कैन नेगेटिवली इफेक्ट लोकल कम्युनिटी दैट डिपेंड अपॉन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड लीडिंग टू द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, कल्चर, हेरिटेज एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। अब इसमें यह आ जाता है कि जो डिफोरेस्टेशन है वो जो लोग रहते होते हैं दरख्त जंगलात में रहते होते हैं, जो कि फॉरेस्ट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, कि वो लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं भाई, वहाँ पे घर बनाते हैं। तो जैसे हम लोगों ने डिफोरेस्टेशन को करना शुरू किया, हम लोगों ने दरख्त काटना शुरू किया, तो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी भी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असरात पड़ना शुरू हो जाते हैं। इन पे उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो इनकी रवायात हैं, जो उनका कल्चर है, हम लोग उसको भी तबाह करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो थी जी इम्पैक्ट कौन से थे, अब हमने इस इम्पैक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है, मेजर्स कुछ हैं इसके कि भाई कुछ ऐसे काम हम लोग करें जिसकी वजह से ये जो डिफोरेस्टेशन का मसला है इसको सॉल्व किया जा सके। अब सस्टेनेबल लॉगिंग प्रैक्टिस, प्रमोट रिस्पॉन्सिबल लॉगिंग प्रैक्टिस दैट एडहियर टू सर्टिफाइड सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें सस्टेनेबल लॉगिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए कि भाई लीगली तौर पर आप लोग दरख्तों को, ऐसे दरख्त जो कि मतलब आप काटें तो इकॉनमी पे भी कोई उसका इम्पैक्ट ना पड़े, और इसकी वजह से अगर आप काटें तो इतना ज़्यादा उसका नुकसान ना हो कि मतलब कि थोड़े से तो आगे दरख्त हैं, अगर हम उनको भी काटना शुरू कर देंगे तो फिर ना तो रेनफॉल में भी कमी आएगी, क्लाइमेट चेंज भी होगा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, डाइवर्सिटी का लॉस होगा। तो हम लोगों को सस्टेनेबल लॉगिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए कि एक दायरे के अंदर रहकर एक कानूनी तौर पर दरख्तों को जो इतने मतलब जिनको काटने से नुकसान ना हो वो प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी लिए। डिफोरेस्टेशन एंड एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन एंड एफोरेस्टेशन ये होना चाहिए कि भाई हर बंदे को चाहिए कि अपने हिस्से के दरख्त वो ज़रूर लगाए, ठीक है। रिफोरेस्टेशन दोबारा उगाना दरख्तों को, और एफोरेस्टेशन का भी यही मतलब होता है कि जो प्लांट्स हैं, अब हम लोगों को नया इनिशिएटिव करना चाहिए प्लांट्स का, कि नए पौधों को उगाना चाहिए, उनको रिस्टोर करना चाहिए, ताकि जो अगर कट हो भी रहे तो उनकी जगह पर उनका अल्टर हमारे पास मौजूद हो। आगे है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, implement strict laws and regulation to protect forest including protected areas, designations, monitoring and enforcement against illegal activities। ये होना चाहिए वाकई में। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जो है हमारे इस वक्त जो सबसे ज़्यादा डिफोरेस्टेशन हो रहा है उसकी मेन वजह ये कि कोई कानून नहीं है इस वक्त यहाँ पे, कोई फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई रेगुलेशंस नहीं है,
तो जिसका दिल करता है वो आता है भाई आके दरख्त काट लेता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब तक ये लॉज नहीं बनेंगे, कोई रेगुलेशन नहीं होगी प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट को, उस वक्त तक हम लोग दरख्तों को बचा नहीं सकते। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई वो ऐसे स्टेप्स उठाएं जिसकी वजह से कोई भी बंदा जो है वो मुंह उठा के ऐसे आके उसको दरख्तों को काटना ना शुरू कर दे। आगे हमारे पास है प्रमोशन ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री, supporting the adoption of agroforestry system that combine agriculture practice with the planting of trees, allowing for sustainable land use and economic benefits। अब हमें सपोर्ट करना चाहिए अडोप्टेशन ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम को, जिसके अंदर होना चाहिए कि आप ट्रीज को प्लांट करें, एग्रीकल्चर को भी प्रैक्टिस करें, दोनों को इकट्ठा लेके चलें, ठीक है। एग्रोफोरेस्ट्री का मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर लैंड को भी प्रैक्टिस करें लेकिन विद द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज को भी प्लांट करें, अलाउइंग फॉर सस्टेनेबल लैंड यूज, ताकि जो लैंड का इस्तेमाल है वो सस्टेनेबल हो, उससे कोई इकॉनमी का इम्पैक्ट ना पड़े बल्कि इकॉनमी को उससे बेनिफिट ही हो। कंज्यूमर अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइस, रेज अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स अबाउट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज पाम ऑयल एंड टिम्बर, इनकरेजिंग सस्टेनेबल परचेजिंग डिसीजन। अब हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, कंज्यूमर्स के अंदर जो चीज़ें इन्वायरमेंटल इफेक्ट प्रोडक्ट्स जो हम लोग बना रहे हैं। आजकल लोग ज़्यादा तौर पर जो कैश वाली है ना फसलें, जैसे कि पाम ऑयल हो गया जिससे पैसे ज़्यादा मिल रहा है, उनको उगा रहे हैं। उनको उगाने के लिए लोग ज़्यादातर डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, प्लांट्स को काट रहे हैं। तो उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए भाई कि एक आप जो दरख्त काट रहे हैं इसका इम्पेक्ट क्या पड़ रहा है माहौल पे, इंसानी ज़िंदगियों पे, और दूसरा जो आप लोग प्रोडक्ट्स उगाना चाह रहे हैं पाम ऑयल टिम्बर वगैरह जो है, इसको आप लोग सस्टेनेबल परचेजिंग डिसीजन में लेके आए। मतलब इतना महंगा ना करें, जब आप महंगा करेंगे तो जाहिर सी बात है हर बंदा इसकी तरफ जाएगा ताकि उसको ज़्यादा पैसा मिले। तो ये इसका सस्टेनेबल परचेजिंग डिसीजन होने चाहिए। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन क्या है? फोस्टर ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड एग्रीमेंट टू एड्रेस डिफोरेस्टेशन सच एज द REDD+ इनिशिएटिव। अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन का मतलब ये होता है मुझे जो इसका है कि भाई आप जो सारे ममालिक हैं वो आपस में कोलैबोरेट करें, एग्रीमेंट्स करें कि वो दरख्तों को बचाना शुरू करेंगे, डिफरेंट मुहिम चलाएं, लॉज को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, रेगुलेशंस करें इसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट को। तो फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए हर मुल्क जो होगा जब उसको ये मुआहदा दिया जाएगा कि भाई आपने दरख्त को सेव करना है, लॉज बनाने हैं, इसको रेगुलेशन ऑफ फॉरेस्ट रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट को करना है, तो फिर भाई हर मुल्क जो है वो अपनी अपनी कोशिश करेगा। इस तरह से शायद हम लोग दरख्तों को बचा सकें। तो ये तो थे कुछ मेजर्स थे, कुछ इम्पैक्ट्स थे और कुछ कॉजेज़ थे डिफोरेस्टेशन के। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वो कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और दूसरी बात, अगर किसी को किसी भी टॉपिक पे कोई नोट्स चाहिए हों तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम लोग उसको नोट्स प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।